नमस्कार। आज के इस भव्य कॉन्क्लेव में मैं सबसे पहले अपनी ओर से, पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से, हमारी आदरणीय दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान और पर्यटन मंत्री, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ ही मंच पे विराजमान अरिजीत बनर्जी साहब, रवि जैन साहब, वीपी सिंह जी, सुषमा जी और हमारे एडिटर जिनेंद्र सिंह जी का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही यहाँ प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी सीनियर ऑफिसर्स और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी तरह के स्टेक होल्डर्स, सभी डेडिकेटेड वर्कर्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमारे और कई महानुभाव बाहर के जिलों से भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं मैम कि आपका पग फेरा पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही शुभ रहा है। आपके आने से पर्यटन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। हाल ही में आपने वर्ल्ड फेमस आईफा अवार्ड्स को राजस्थान में जयपुर में आयोजित कराने के लिए एक एमओयू किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अनुभव बताता है कि जहाँ जहाँ जिन शहरों में इस तरह के अवार्ड फंक्शंस हुए हैं, वहाँ टूरिज्म ने नई करवट ली है। इसी तरह से कुछ दिन पहले ही कॉन्डे नास्ट मैगजीन जो है, उसने वर्ल्ड की 20 लग्जूरियस ट्रेन्स में से राजस्थान की पैलेस एंड व्हील्स को पहला स्थान दिया है। तो ये सब आप ही के मार्गदर्शन में, आप ही के आशीर्वाद से संभव हो पाया है, वरना पहले पैलेस ऑफ व्हील्स जो थी वो इतना मान सम्मान प्राप्त नहीं कर रही थी। इसी तरह से आज ही आपके कार्यालय में हुडको से 450 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, तो जिससे टूरिज्म को नए पंख लगेंगे, नई सुविधाएं विकसित होंगी। इसी तरह से कुछ ही दिन पहले अभी आपने राइजिंग राजस्थान से पहले जो समिट हुई थी दिल्ली में, और उसकी एक प्री समिट कल होने वाली है, तो ये सबसे पहले ही आपने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश के एमओयूज साइन कर दिए हैं पर्यटन के क्षेत्र में। तो आप ये सोच लीजिए कि आने वाले राइजिंग राजस्थान में क्या देखने को मिलेगा। आज ही दिन में आप ही के प्रयासों से, वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से, नाहरगढ़ में लॉयन सफारी के बाद अब टाइगर सफारी शुरू हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी विविधता पर्यटन के क्षेत्र में आ गई है। आने वाले समय में आपकी जर्मनी और लंदन की यात्रा प्रस्तावित है, वहाँ भी राइजिंग राजस्थान के तहत आपके निवेश के नए नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे और राजस्थान में टूरिज्म को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है टूरिज्म का, होटल इंडस्ट्री का, उसके कारण ही इतने कम समय में इतनी उपलब्धियां सबको देखने को मिल रही हैं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा अनूठा प्रदेश है जहां सभी तरह की गतिविधियां मौजूद हैं, सभी तरह के पर्यटक आकर्षण मौजूद हैं। चाहे आप वो फोर्ट एंड पैलेसेस ले लीजिए, लेक्स ले लीजिए, डेजर्ट सफारी ले लीजिए, वाइल्ड लाइफ सफारीज ले लीजिए, कैंपिंग ले लीजिए, एडवेंचर टूरिज्म ले लीजिए, रूरल टूरिज्म ले लीजिए, और कुछ लोग कहते हैं मेडिकल टूरिज्म भी एक चीज होती है, वो ले लीजिए। तो सब तरह के टूरिज्म की आकर्षण यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये बात जरूर आती है कि इन सारी विविधताओं को राजस्थान रखता है, उसके बावजूद क्या हम इन सारी चीज़ों का प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन या प्रॉपर उपयोग कर पाए हैं? क्या आज भी जो राजस्थान में आने वाला टूरिस्ट है उसको ये सारी सुविधाएं मिल पाती हैं, वो सारे इन आकर्षणों को देख पाता है, या ये जो सुविधाएं हैं क्या वो हमारे स्थानीय स्तर की सुविधाएं हैं, राज्य स्तर की सुविधाएं हैं, या वो इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं हमने विकसित कर दी हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यहाँ जिस तरह के आकर्षण की हम बात कर रहे हैं, तो आज इतने डेलिब्रेशंस हुए। आपके आने से पहले 3 पैनल डिस्कशंस हुए। एक पहला हुआ सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में, दूसरा हुआ डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में, तीसरा हुआ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में, और सारे बहुत विज्ञ लोग उस पैनल डिस्कशन में उपस्थित थे और बहुत ही अच्छा मंथन हुआ,
मैं समझता हूं उन पैनल डिस्कशंस की रिपोर्ट हम बना करके आपको सबमिट करेंगे, तो निश्चित तौर पे विभाग कुछ ना कुछ अच्छे कदम इस संबंध में लेगा। अब हम जो बात कर रहे थे कि राजस्थान में इतनी विविधताएं उपलब्ध हैं, सब तरह का टूरिज्म यहाँ उपलब्ध है, फोर्ट एंड पैलेसेस, लेक्स, डेजर्ट सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सब को लेकर के, तो कुछ चीज़ें अगर हम कर लें, मैं अधिकार बाहर जाकर के फर्स्ट इंडिया की तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं, और उस सुझावों के पीछे मेरा निश्चित तौर पे आप सब लोगों से जो विचार विमर्श हुआ है वो उसका आधार रहा है। तो मैं पहला तो ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान टूरिज्म का अपना खुद का एक वेरी इफेक्टिव ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। अगर किसी टूरिस्ट को राजस्थान में विजिट करना है तो बजाय वो मेक माई ट्रिप पे जाए, बजाय वो किसी होटल बुकिंग डॉट कॉम पे जाए, उसको सीधा राजस्थान टूरिज्म के पोर्टल को टच करना चाहिए, और वहां पे उसको क्लासिफाइड रूप से सारा कुछ मिल जाए। अगर वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म करना चाहता है तो कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, कौन सी लेपर्ड सेंचुरीज हैं, कौन से घड़ियाल पार्क हैं, कौन से केवलादेव नेशनल पार्क है, वो मिल जाए। रूरल टूरिज्म करना चाहता है तो रूरल का मिल जाए, फोर्ट एंड पैलेसेस करना चाहता है तो वो कैटेगरी मिल जाए, एडवेंचर करना चाहता है तो वो कैटेगरी मिल जाए। उसके बाद उसकी सारी बुकिंग्स उसी पोर्टल से अवेलेबल हो जाएं। और ये कॉमर्शियल वेंचर भी हो सकता है डिपार्टमेंट के लिए, जो टिकट बुकिंग के पोर्टल्स हैं उनके साथ अगर हम टाई अप कर लेते हैं तो हमारे माध्यम से जितनी टिकट बुक होंगी उस पर सर्टेन परसेंटेज विभाग को मिल सकता है, हमारे माध्यम से जितनी होटल्स बुक होंगी उसका सर्टेन परसेंटेज विभाग को मिल सकता है, और हमारा पोर्टल अच्छी तरह चल सकता है। साथ ही इस पोर्टल में इंटरैक्टिव ऑप्शन देना चाहिए, कुछ विशेषज्ञ लोग या ट्रेन पर्सनल जो है, ट्रेन स्टाफ हमारा उस पर रहे, और ये लिखा रहे उसमें कि यदि आपको अपनी ट्रिप डिस्कस करके बनानी है कि आप जोधपुर जाएंगे तो उसके आसपास क्या देख सकते हैं, आप उदयपुर जाएंगे तो उसके साथ क्या कवर कर सकते हैं, तो उस बारे में ये हमारा जो हेल्पलाइन है या ये हमारा विज्ञ व्यक्ति है, ये 11 से 4 बजे तक उपलब्ध है। आप इस फ़ोन नंबर पे बात करके अपना जो टूर प्लान है वो बना सकते हैं। तो ये एक इस तरह का एक चीज़ हो सकती है। तो ऑनलाइन पोर्टल आज के समय की मांग है, इसको हम बहुत ही अच्छा करें तो सारे टूरिस्ट जितने भी लोग राजस्थान में आएंगे वो सब उस पोर्टल के माध्यम से आएंगे और हमारे कंट्रोल में भी रहेंगे, और हम उस पोर्टल पे उनको राजस्थान के जितने भी आकर्षण के केंद्र हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। किस सीज़न में आएँ, विच इज़ द बेस्ट सीज़न, कैसे पहुँचें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट एयरपोर्ट, कब आएँ, कैसे आएँ, किन चीज़ों का ध्यान रखें, वहाँ और क्या सुविधाएँ हैं, आसपास क्या है। इसी से जुड़ी हुई एक बात है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का क्षेत्र है तो उसका गुजरात के साथ हम कोऑर्डिनेट करके कुछ उनके टूरिस्ट प्लेसेस और कुछ हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जोड़ करके एक सर्किट बना सकते हैं। ऐसे ही भरतपुर, केवलादेव, रणथंभौर, डी, इसको जोड़ करके आगरा के साथ हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से और दिल्ली और जयपुर के बीच में टाइप किया जा सकता है। तो ऐसा अगर हम और राज्यों के साथ में टाइप करते हैं तो एक सर्किट हम पूरा बना सकते हैं। दूसरा भी आज के डिस्कशन में बात आ रही थी कि यूथ का टूरिज्म काफ़ी बड़ा है, और यूथ जो है ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बहुत जल्दी अपना कार्यक्रम बनाता है। आप कह रहे थे कि 48 घंटे में भी कई बार हमारे पूरे रूम्स बुक हो जाते हैं, और यूथ का कोई अट्रैक्शन अगर डेवलप हो जाता है तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म को हमको थोड़ा सा और डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे पास इतनी खूबसूरत लेक्स हैं, लेकिन उनमें किसी में भी, उदयपुर में थोड़ा बहुत होता है लेकिन वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है। जयपुर का जल महल तो कुछ कोर्ट केसेस में अटक गया, लेकिन और भी बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, तो उनमें हमारे वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से एयर टूरिज्म, एयर जो एडवेंचर है, चाहे वो पैरासेलिंग हो या स्काई जंपिंग हो, उसकी भी खोज की जा सकती है। हॉट एयर बैलूनिंग है, उसका हो सकता है। हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से अपन विदेश जाते हैं या कहीं भी फॉरेन टूरिज्म जाते हैं तो वहाँ देखते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या सिटी का एक हेलीकॉप्टर के आप राउंड करते हैं तो एक बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हो सकती हैं, छोटे जहाज हो सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी बड़ी कमज़ोर है अभी। राज्य के खास टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो डेस्टिनेशंस हैं वो एयर से कनेक्टेड नहीं है। उदयपुर और जैसलमेर भी सीजनल हैं, सीज़न होता है तो उनको कनेक्ट करते हैं, सीज़न नहीं होता है तो नहीं करते हैं। तो उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। जैसे हम कई बार रूरल एरियाज़ में बसेस चलती हैं, उनमें वाइबिलिटी गैप फंडिंग देते हैं, तो हो सकता है सरकार एयर टूरिज्म में भी जो है वाइबिलिटी गैप फंडिंग का काम कर सकती है। तो इसके साथ साथ एक मेरा और ऑब्जर्वेशन है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट आमतौर पे यूडीएच की जो बॉडीज़ हैं, अर्बन बॉडीज़ हैं, जैसे जेडीए हो गया, नगर निगम हो गया, इस पर डिपेंडेंट रहता है। अगर जेडीए ने कहीं सड़क बना दी तो ठीक है, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। नगर निगम ने पर्यटन स्थलों की साफ सफाई करवा दी तो ठीक है, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। कहाँ पे हम टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के लिए
कहाँ पे हमको क्या सुविधाएं चाहिए, क्या वहाँ कोई फ्लाईओवर चाहिए, क्या वहाँ कोई अच्छी सड़क चाहिए, क्या वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। अभी पैनल डिस्कशन में आया कि रूरल टूरिज्म में सड़कों का नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी रिजॉर्ट तक, होटल तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, एनक्रोच्ड रोड्स रहेंगे, एनक्रोच्ड रास्ते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो इन चीज़ों में हमको एक कैटलिस्ट की भूमिका निभानी चाहिए विभाग को, और एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स के माध्यम से ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए, ऐसे इश्यूज़ को चिन्हित करना चाहिए और उनका समाधान यूडीएच के साथ खास तौर पर बैठा करके निकालना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि यूडीएच डिपार्टमेंट के लोग अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से टूरिस्ट अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं और बाद में टूरिज्म को कहते हैं कि अब आप यहाँ टूरिस्ट भेजिए। कोटा का जो चंबल रिवर फ्रंट है वो इसका एक उदाहरण है। कोटा यूआईटी ने चंबल रिवर फ्रंट को क्रिएट कर दिया, इतना खूबसूरत ढंग से क्रिएट किया, लेकिन आज वहाँ पर्यटक नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की आइटनरी में नहीं है। ना ही पहले शायद इस तरह का कोई सर्वे हुआ कि वहाँ कितने पर्यटक आते हैं, आगे से वहाँ आएंगे तो कहाँ जा सकते हैं। तो ये जैसे चंबल वाला है, इसी तरह से जैसे जयपुर में गांधी वाटिका की बात चल रही है, तो गांधी वाटिका भी एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता था। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक ऐसे प्रोजेक्ट्स को एनविसाज करते समय, कॉन्सेप्चुलाइज करते समय टूरिज्म डिपार्टमेंट को साथ नहीं लिया जाएगा, तो उसमें जो टूरिस्ट के हिसाब से इंतज़ाम होने चाहिए या व्यवस्था होनी चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिलती हैं और बाद में दिक्कतें आती हैं। तो ये यूडीएच के साथ में खास तौर पे बहुत क्लोज टाई-अप की ज़रूरत है। इसी तरह से पर्यटन इकाइयों के निर्माण को ले लें, उनके नक्शे पास को ले लें, उनके लैंड यूज़ को ले लें, उसको लेकर के बहुत कठिनाइयाँ लोग फेस करते हैं। तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स इसका एक बहुत अच्छा समाधान हो सकते हैं। एक और चीज़ देखने में आती है कि जो वन्यजीव सेंचुरीज हैं, इनके आसपास होटल हों, रिजॉर्ट हों या नहीं हों, इसको लेके एक डिबेट चलती रहती है। कुछ लोग जो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कट्टर धर्मांध लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि वन्यजीव सेंचुरी के आसपास कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खाली रहना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि वन्यजीव तभी रहेंगे जब वहाँ पे पर्यटन रहेगा, वहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे, उनकी देखभाल होती रहेगी, संरक्षण होता रहेगा। अभी हाल ही में आपने सबने सुना होगा, दिल्ली रोड पे एक बड़ा होटल और एक थोड़ा उससे छोटा होटल, उनको तोड़ने तक की खबरें आ रही थी कि एनजीटी ने उसके फैसले दिए हैं इस तरह के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज़ की जाती हैं, उसमें थोड़ा सा रैशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप नाहरगढ़ की बात करें तो नाहरगढ़ सेंचुरी और सड़क के दूसरी तरफ बने हुए होटल से पहले हाईवे आता है, और मैं समझता हूं कि कोई भी हाईवे पे जितना ट्रैफिक होता है, जितना न्यूसेंस होता है, वो वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट करता है बशर्ते कि उन होटल्स को। तो उनके जो लैंड यूज़ की बात है, लैंड यूज़ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा रैशनलाइज व्यू होना चाहिए। और मैं फिर इसमें एक अपनी तरफ से ओरिजिनल नया सुझाव देना चाहता हूँ, साइलेंट रिजॉर्ट्स का। आपको परेशानी इसी बात से कि वहाँ शोर होता है, वहाँ पे तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाया जाता है, वहाँ शादियाँ होती हैं, वहाँ कुछ और बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप साइलेंट रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट लेके आइए। उस रिजॉर्ट में पहले से कह दीजिए यहाँ पे ना म्यूज़िक बजेगा, ना कमरों में टीवी होगा, ना कोई और इस तरह का कार्यक्रम होगा। साइलेंटली आप आइए, जंगल में, जंगल के नज़दीक रहिए और जंगल को एंजॉय करिए, नेचर को एंजॉय करिए, नेचर के साथ रहिए। तो एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो उसको अगर हम लागू करते हैं तो ये जो सेंचुरीज के आसपास की बात है, वहाँ पर होटल्स, रिजॉर्ट्स अच्छी संख्या में आ सकते हैं और जो टूरिस्ट नेचर के पास रहना चाहते हैं उनको सुविधा मिल सकती है। ऐसे एक वेलनेस टूरिज्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है। लोग अभी यहाँ कई बार सुनते हैं बेंगलोर में जिंदल्स में जाते हैं, कभी कोई कहता है वहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय जाते हैं। तो राजस्थान में भी वेलनेस टूरिज्म का बहुत ही स्कोप है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो फिर यूडीएच से जुड़ जाता है। जितने भी हमारे बड़े पर्यटकों के रिलेटेड शहर हैं, उनके एंट्री पॉइंट्स, एंट्रीज अच्छी होनी चाहिए। जयपुर में कुछ प्रयास हुआ था, दिल्ली रोड से जब हम आते हैं तो एंट्री थोड़ा खूबसूरत करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं वो धूमिल हो जाती हैं सारी बातें। एयरपोर्ट के बाहर एक एयरपोर्ट कंट्रोल बेल्ट होनी चाहिए, एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, जो जेडीए ने किसी समय बनाया भी था, लेकिन उसकी पालना नहीं हो पाई। आप जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आपको एक डेयरी दिखती है, पशु घूमते हुए दिखते हैं, वहाँ पे छोटा एक मोटर गैराज दिखता है, एक छोटी सी कोई रिटेल शॉप दिखती है, एक कोई ड्राई फ्रूट की शॉप दिखती है। तो हैफज़ार्ड डेवलपमेंट है वहाँ पर। कायदे से जब आदमी कोई एयरपोर्ट से बाहर आता है तो पहला 1 किलोमीटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अच्छे शहर में जाइए, एयरपोर्ट से बाहर निकलते 1 किलोमीटर में आपको उस शहर की
पूरी हाव भाव रचना मालूम पड़ जाती है। तो उस 1 किलोमीटर में राजस्थानी आर्किटेक्चर को प्रमोट करें, राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करें, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हों और दूसरे टूरिस्ट फ्रेंडली शॉप्स और एटमॉस्फेयर वहाँ होना चाहिए, जबकि वहाँ पे बहुत छोटा रिटेल कारोबार चल रहा है। तो इन चीज़ों को भी टूरिज्म डिपार्टमेंट को एज कैटलिस्ट यूडीएच के साथ टेकअप करना पड़ेगा, तभी इसमें कोई सुधार की बात आ सकती है। इसी तरह से जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको हम कहते तो हैं कि अतिथि देवो भव, ये हमारे लिए देव के समान है, ये सब कुछ है, लेकिन उनकी सुविधाओं का कई बार हम अच्छा ख्याल नहीं रख पाते हैं। वो इसी में डरे रहते हैं कि हमको वहाँ जाएंगे तो सुरक्षा तो रहेगी या नहीं रहेगी। टूरिस्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट कुछ समय पहले आया था, जयपुर में कुछ काम भी हुआ था, लेकिन वो ऑफिसर्स के आने जाने से बदलता रहता है। कोई अच्छा अफसर आ गया तो वो थोड़ा इफेक्टिव हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर वापस पीछे चला गया। इसी तरह से हर टूरिस्ट प्लेस पे अच्छी तरह से सीसीटीवी की व्यवस्था हो, टूरिस्ट पुलिस की व्यवस्था हो। और एक बड़ी चीज़ जो कोरोना के बाद में लोग बाग खास तौर पे चिंतित होते हैं वो है हेल्थ फैसिलिटीज़ की। हर टूरिस्ट प्लेस पे एक डेडिकेटेड नोडल हॉस्पिटल या क्लिनिक उससे अटैच होना चाहिए, जिसके नंबर वहाँ बड़े बड़े डिस्प्ले होना चाहिए। यदि किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत आती है तो बिना नाम पता पूछे वो उस नज़दीक के चिकित्सालय पे जा सकता है, डिस्पेंसरी पे जा सकता है और अपना फर्स्ट एड या प्राथमिक इलाज ले सकता है। वहाँ पे उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इससे काफ़ी बड़ा मैं समझता हूँ पर्यटकों में एक भरोसा जागता है। इसी तरह से सोवनियर शॉप्स भी हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है। सोवनियर शॉप का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जब वो कहीं जाता है बाहर। एक ज़माना होता था लोगों के घरों में पूरे कैबिनेट्स भरे रहते थे, देश विदेश जहाँ भी जाते थे वहाँ का सोवनियर लेके आते थे, तो एक प्रदर्शन करते थे हम यहाँ गए हैं। लेकिन उस प्रदर्शन के अलावा अगर राजस्थान के सोवनियर बाहर मिलते हैं तो एक बात चलती है कि वहाँ क्या अट्रैक्शन था, कैसे गए, क्या हुआ, कितनी अच्छी जगह थी। तो ये सब हो सकता है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो पर्यटन के काम में लगे हुए हमारे चाहे गाइड्स हैं, चाहे वो व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, चाहे दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ है, इनका टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनको मालूम होना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग हैं ये ड्राइवर नहीं हैं। ये इनको टेक्निकली ड्राइव करना तो आना ही चाहिए, लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी के ड्राइवर हैं। जैसे होटलों में आप जाते हैं, होटल्स में जाते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ कैसे आपका वेलकम होता है, कैसे वहाँ का वेटर या वो आपसे बिहेव करता है, वो सब चीज़ें इनको एक सिखाई जानी चाहिए टाइम टू टाइम। वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा निश्चित तौर पे। तो इनका प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रशिक्षण करेंगे तो हमारा एक पॉइंट इसमें आ जाए लाइवलीहुड का। वो लाइवलीहुड भी अपने आप क्रिएट होगा और जॉब्स आएंगे और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा, लोगों को उस काम को करने में गौरव की महसूस होगा, तो उसमें आगे आएंगे। इसी तरह से एक और काफ़ी सेंसिटिव इशू है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो है नाइट लाइफ का। आप देश विदेश में कहीं भी जाते हैं वहाँ नाइट लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ एक वातावरण बन गया, नाइट लाइफ को हम नेगेटिव रूप से देखते हैं। नाइट लाइफ की कोई एक्टिविटी की बात हो रही है तो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा सोशली गलत लगता है कि वहाँ देर रात तक कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई देर रात तक म्यूज़िक बज रहा है, कोई डांस कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको टूरिज्म से जोड़ के देखते हैं तो आपको लगेगा ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे जब हमारा राजस्थान प्रदेश सूखा प्रदेश नहीं है, मतलब ड्राई स्टेट नहीं है, यहाँ पे एक्साइज पॉलिसी है, सब कुछ अलाउड है, नियमों के अनुरूप, नियमों के ताने बाने में अलाउड है, तो उसको अलाउड रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस की विम्स पे कभी तो कोई पुलिस विभाग में ये सोच हो गई कि ठीक है इनको लिबर्टी है, 2 बजे तक कर सकते हैं, 3 बजे तक चला सकते हैं तो 3 बजे तक चलें। और कभी हुआ कि 11 बजे से बंद करना शुरू कर देते हैं तो 11 बजे से बंद हो जाए। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और होता है स्टेट की इकोनॉमी पे, उस शहर की इकोनॉमी पे। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका जो स्टाफ है, उनके सीईओज हैं, उनके दूसरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आते हैं नाइट लाइफ के लिए। यूथ है खासतौर पे, आप उसकी इस नीड को नकार नहीं सकते हैं। ये सबको पता है कि यूथ आजकल देर रात तक जगना, देर रात तक पार्टी करना, दिन में अपने घर में रहना, अपने काम करना, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो उसको आप नियम कायदे में रखें। कोई पब से बार से बाहर आए उसको ड्राइव ना करने दें, उसका प्रतिबंध लगाएं। लेकिन इस पे एक मैंने पहले ही कहा सेंसिटिव इशू है, इस पे एक सोच समझ के सामाजिक ताने बाने के अनुसार हमको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन किसी की विम्स पे नहीं होना चाहिए कि ये आज 11 बजे बंद होगा और आज ये 2 बजे बंद होगा। इसी तरह से एक डेस्टिनेशन वेडिंग का है। डेस्टिनेशन वेडिंग क्या है? केवल प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से है। अभी एमडी आरटीडीसी ने ये पॉइंट उठाया था कि जो ए कैटेगरी की डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो एक आम आदमी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है उनके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो डेस्टिनेशन वेडिंग को अगर हम लिस्टेड कर दें
और हमारी वेबसाइट पे डाल दें या उसको और प्रचारित करें इस ढंग से, तो डेस्टिनेशन वेडिंग का राजस्थान के नाम से बहुत बड़ा स्कोप है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है टूरिज्म कैलेंडर की। हम कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो पहले देखते हैं कि वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल कब होगा, कोई दूसरा आर्ट एंड कल्चर का फेस्टिवल कब होगा। स्पेन जाते हैं, वहाँ टोमेटिनो फेस्टिवल कब होगा, या बुल फाइटिंग का कब दौर चलता है। तो यहाँ भी इतना स्कोप है, कब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के फेस्टिवल होंगे, कब यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल होंगे, कब यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, इस तरह के बड़े भव्य आयोजन होंगे, कब यहाँ पे गरबा होगा, कब यहाँ पे कुछ और होगा। ये सब चीज़ें लिस्टिंग अगर हो जाती है और एक टूरिज्म कैलेंडर इशू हो जाता है, तो मैं समझता हूँ बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण हो सकता है और हमारे यहाँ उनका जो आवागमन है वो काफ़ी बढ़ सकता है। काफ़ी बातें मैंने कह दी हैं और समय की सीमा है, कहना और भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन हम मैम से ही सुनना चाहेंगे। एक दो बात और है छोटी सी, वो है कि कुछ वीकेंड डेस्टिनेशंस की अगर हम लिस्टिंग कर लें तो वीकेंड डेस्टिनेशन भी बड़ा पॉपुलर टर्म है। कई बार अपन देखते हैं लॉन्ग वीकेंड्स आ जाते हैं तो जयपुर शहर के सारे होटल फुल हो जाते हैं, कहते हैं साहब दिल्ली से आ गए लोग, सारा दिल्ली से आके सारे होटल रूम बुक हो गए। तो नॉर्मल लॉन्ग डेस्टिनेशन के अलावा अगर वीकेंड डेस्टिनेशंस को अगर हम लिस्टिंग कर लें, इसी तरह से राजस्थान दिवस या ऐसे जो हमारे स्थापना दिवस हैं उनका भी काफ़ी पहले से ही अगर हम प्रचार प्रसार शुरू कर दें तो वह उस समय हम बड़े अट्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एक फिल्मों की शूटिंग को लेकर के अक्सर परेशानी मैं देखता हूं लोगों को आती है। लोग फिल्मों की शूटिंग की परमिशन लेने के लिए बहुत चक्कर खाते रहते हैं और उसके लिए उनको कई तरह की एजेंसीज और एजेंट से संपर्क करना पड़ता है। उसका अगर पर्यटन विभाग की तरफ से कोई नोडल अधिकारी हो जाए या नोडल ऑफिसर हो जाए, नोडल ऑफिस हो जाए, जहां पे जिसको भी शूटिंग की परमिशन चाहिए पूरे राजस्थान में कहीं से भी शूटिंग की परमिशन दिलानी है तो सीधा वहां अप्लाई करे। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, अपनी निर्धारित फीस जमा कराए और उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो परमिशन जो है वो मिल जाए। तो ये कुछ मुद्दे मैं समझता था कि चूंकि उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, हमारा सौभाग्य है आज हमको इतना समय उनसे मिला है, तो ये मुद्दे उनके ध्यान में लाए जाएं। जहां तक फॉरेस्ट की बात थी तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया था, मैं देख रहा हूँ पूरे राज्य में उसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हमारे जो वन क्षेत्र हैं वो बढ़ेंगे। लोगों में एक जागरूकता आ रही है वनों को संरक्षित करने के लिए। और जहाँ तक लाइवलीहुड का बात है, जो हमारा तीसरा इशू था, तो जैसे ही हम इनको जो हमारे टूरिज्म के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको एक आत्मगौरव का एहसास दिलाएंगे, तो मैं समझता हूँ लाइवलीहुड के अवसर भी बढ़ेंगे। आज आप यहाँ पधारे हैं मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल की तरफ से, हम सबकी तरफ से। और अब हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।